हाँ, तो आज की क्लास में हमें क्या करना है? वन ऑफ द अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज की हमारी क्लास का क्या टॉपिक है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले मेरे को बताओ कि क्या किसी को पता है कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? कोई मेरी मदद कर सकता है इस बात को बताने में कि भाई ये जो एक वर्ड है इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी आइडिया? राइट? मुझे तो नहीं था वैसे, जब मैं 11th में था, मतलब मेरे जो 12th में थी तो तब भी नहीं था मुझे। तो क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? कुछ भी दिमाग में आता हो, गलत सही, कि क्या होता क्या इक्विलिब्रियम? इक्वल रिलेशनशिप। इक्वल रिलेशनशिप। एक बार के लिए इक्वल वर्ड को चलो रख लेते हैं हम, थोड़ा सा तो यूज कर सकते हैं हम जब समझाने डिमांड में। इक्वल टू सप्लाई होती है। जब क्या बोले उत्कर्ष आप? जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है। जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है, इसको भी रख लेते हैं। ठीक है, और कोई? दोनों साइड्स का इक्वल बैलेंस होता है। दोनों साइड का इक्वल बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये जो तीन बातें हमको बताई ना, जो अर्पिता ने बोला, दोनों साइड का इक्वल बैलेंस और ये, इन तीनों को मिला के हाँ हम इक्विलिब्रियम का मतलब बना सकते हैं। राइट? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, हाँ, सर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नहीं होते इसमें। नहीं ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होने के बावजूद, कुछ भी होने के बावजूद, अगर दो ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल हैं, अगर दो ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल हैं, तो हम कहते हैं क्या है? इक्विलिब्रियम। राइट? ऑल्दो ये मतलब मेरे को आपको अभी नहीं बताना है, इसको थोड़ा और इजी वर्जन बताना है मेरे को इक्विलिब्रियम के मतलब में। बट हाँ, अगर हम एग्जैक्टली बोले तो हम बोलते हैं व्हेन टू ऑपोजिट फोर्सेस आर इक्वल। तो अब इसमें इक्वल भी आ गया, और उत्कर्ष सही किस तरह था, क्योंकि उसने डिमांड और सप्लाई बोली। तो उत्कर्ष हम ये कह सकते हैं डिमांड इक्वल टू सप्लाई जो तुमने बोला ना, वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है। जो बहुत सारे इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे आसपास, उनका उनमें से एक एग्जाम्पल डिमांड इक्वल टू सप्लाई भी है। राइट? बिकॉज डिमांड और सप्लाई दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, बट वो दोनों जब कभी इक्वल हो जाएं तो दैट स्टेट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। और अर्पिता ने जो बोला था वो चीज तो ये है ही कि दो, यही बोला था ना अर्पिता आपने, कि दो अलग चीजें जो हो, दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें इक्वल हो, दो है टाइप ना? की होती है ना। साइड का बैलेंस इक्वल हो। हाँ अर्पिता? मैंने ये कहा था दो साइड्स का बैलेंस इक्वल हो। हाँ, दो साइड का बैलेंस इक्वल हो। राइट? सो वही चीज हो गई, दो अलग अलग साइड है, एक डिमांड है जैसे एक सप्लाई है, दोनों का बैलेंस जब इक्वल हो जाएगा दैट स्टेट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। ओके, और अगर हम इसका एक और मतलब करें, इक्विलिब्रियम हम कहते हैं भाई ये वो स्टेट है इंसान की जब वो पूरी तरह संतुष्ट होता है। राइट? इट इज द पॉइंट ऑफ रेस्ट। देखो, जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस, ठीक है, जो दोनों चीजें बिल्कुल ऑपोजिट थी, वो क्या हो गई? वो इक्वल हो गई। तो इसका मतलब इट इज द पॉइंट जब अब कुछ और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है। इट इज द पॉइंट ऑफ रेस्ट। राइट? इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। राइट? अब इंसान उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जब उसको किसी भी चीज का लालच नहीं रहा है। जितना मिल सकता था उसको मिल गया है, इससे ज्यादा मिल नहीं सकता। और ज्यादा बेफालतू में हाथ पैर चलाए तो जो है वो भी चला जाएगा। राइट? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रेस्ट विद नो डिजायर टू चेंज, विद नो डिजायर टू चेंज। अब उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि जो चीजें हैं वो बदलें। अब वो उस स्टेट में है जब वो कहता है कि भाई जो जैसा है, जो कुछ मुझे मिल गया है वो काफी है, सब कुछ अच्छा सा है। राइट? तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझाते हुए बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये वो साधुओं वाली कुछ बातें हो रही हैं।
राइट, बट इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ रेस्ट विद नो डिजायर टू चेंज। अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बता रहा, मैं तुम्हें जनरली इक्विलिब्रियम का मतलब बता रहा हूँ, सर और राइट। कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस मतलब उसका क्या हुआ है? हाँ अर्पिता। कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस मतलब? हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस, अब मैंने वही बताया ना, वो इसका एग्जांपल है। अब जैसे डिमांड और सप्लाई है, ये तुम आगे पढ़ोगे, डिमांड और सप्लाई इक्वल होने के ऊपर तुम्हारी एक पूरी यूनिट है आगे, राइट। सो मार्केट डिमांड और मार्केट डिटर्मिनेशन करके पूरी तुम्हारी यूनिट है। तो अब वहां पर भी तुम देखोगे, अब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, उस टाइम पे कंज्यूमर एंड एज वेल एज द सेलर दे आर लाइक कि भाई ठीक है, अब हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, जितना लोग चाहते थे उतना हमने बना दिया, जितना बनाया उतना हमने खा लिया, राइट। सो ये क्या हो गया, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रेस्ट, राइट अर्पिता। यस अब इधर से हमें चेंज की कोई गुंजाइश, गुंजाइश छोड़ो, गुंजाइश तो हमेशा होती है, इच्छा नहीं है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नो स्कोप टू चेंज, नो स्कोप ऑफ चेंज एंड नो डिजायर टू चेंज, राइट। हो सकता है कि चेंज अभी भी पॉसिबल हो, चाहे खराब, बट हमारी इच्छा नहीं है और कुछ भी चेंज अब हो, राइट। इतनी बात समझ में आई? जी सर। ओके, एक बार के लिए लिख लो, हेडिंग डालो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, तो इसको देखो, वो क्या कह रहा है यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए, कह रहा है इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। ठीक है, अब मतलब उसको कुछ भी चेंज करने की मतलब वो चाहता नहीं है, कंज्यूमर नहीं चाहता है, किसी की भी बात हो अगर, राइट। अभी मैंने सिर्फ जनरल इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरह आगे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। मतलब जिस भी इंसान की इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम वो स्टेज है अब जब वो कोई चेंज नहीं चाहता, अब उसको मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है अंडर अ गिवन सिचुएशन, राइट। इतनी चीज समझ में आई? तो ये लिख लो, इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट or a position of no change, or a position of no change. Equilibrium means a state of rest or position of no change where one gets, where one gets, one अब कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, where one gets maximum satisfaction, maximum satisfaction under a given situation, under a given situation. सर एक बारी वेयर वन गेट्स से दोबारा बोलना। Where one gets maximum satisfaction, where one gets maximum satisfaction under a given situation. ओके, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी बताइए, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर। ओके, अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो अब देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कह सकता हूं कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब अगर ये है कि अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, ठीक है, स्टेट, ऐसी स्टेट जहां पर सब कुछ अब वैसे ही रहे, कंज्यूमर चाहता है रहे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर हैज नो डिजायर टू चेंज, राइट। बोल सकता हूं मैं ये बात कि ये वो सिचुएशन है व्हेन कंज्यूमर हैज नो डिजायर टू चेंज। बताओ राइट और रॉन्ग, बताओ सारे। यस सर, राइट सर। ठीक है, कहने को इसकी डेफिनेशन बड़ी है, बट अगेन हम इसी तरह से करेंगे कि भाई हमने कहा इक्विलिब्रियम का मतलब हमें पता है कि भाई इट इज अ पॉइंट ऑफ रेस्ट जहां पे, और द पोजीशन ऑफ नो चेंज वेयर वन डजंट, वेयर वन नॉट हैव एनी डिजायर टू चेंज।
तो हमने कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होगी व्हेन कंज्यूमर हैज नो डिजायर टू चेंज, राइट? ओके। अच्छा, अगर कंज्यूमर को अब कोई चेंज नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर को तो अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, है ना? तभी तो कंज्यूमर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को अब क्या मिल रही होगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। बताओ बताओ। हाँ जी सर। राइट। अरे बाकी भी आंसर दे दो, ये सिर्फ हर्षित को ही समझ आ रहा है? यस सर, अच्छा, सिर्फ हर्षित को ही समझ आ रहा है, आ गया समझ, मतलब क्या ठीक है। समझ सो में। हाँ, तो हमने कहा कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ओके। अच्छा, अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना नहीं मिल रही, वो कब पता लग रहा है उसको? गुड्स को खरीद के, राइट? तो मतलब वो क्या कर रहा है कि भाई अपनी इनकम से गुड्स को खरीद रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई ये वो सिचुएशन है जब कंज्यूमर अपनी इनकम को सामान खरीदने पर कुछ इस तरह से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है और अब वो कोई चेंज नहीं चाहता। एक बार फिर से सुनना, मैंने कहा कि भाई कंज्यूमर spends its money income, consumer spends its money income, किस पे मनी इनकम खर्च कर रहा है? वो अपनी खेलने कूदने पे खर्च कर रहा है अपनी वो इनकम? नहीं, हम क्या कह रहे हैं? वो अपनी मनी इनकम खर्च कर रहा है ऑन परचेज ऑफ one or more goods in such a way that it attains maximum satisfaction with no desire to change। ठीक है, फिर से सुनो, हमने क्या बोला? इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जब कोई चेंज नहीं चाहता, राइट? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? वो स्टेज जब कंज्यूमर चेंज नहीं चाहता। कंज्यूमर चेंज कब नहीं चाहेगा? जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम गेन मिल जाएगा, राइट? वो गेन उसको कब मिला? वो उसको तब मिला क्योंकि कंज्यूमर कैसा है? अच्छा, कंज्यूमर इररेशनल है या रैशनल है? कंज्यूमर इररेशनल है या रैशनल है? रैशनल। कैसा है? तेज बोलो। रैशनल। रैशनल। और रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, बताओ? जिसको कम प्राइस पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हाँ, मतलब सिंपली ना, जो कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा सामान चाहिए जिसे, राइट? तो रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो कम से कम एक्सपेंडिचर पे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है, राइट? तो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन हो गई जब कंज्यूमर अपनी मनी इनकम मतलब जो इनकम वो कमा रहा है, उसको एक या एक से ज्यादा गुड्स पर कुछ इस तरह खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो अब कोई भी चेंज नहीं चाहता। समझ आई या नहीं आई बात? समझ आई या नहीं आई? हाँ जी यस सर। ओके, तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब देखो, वैसे बड़ी डेफिनेशन है, बट अगेन इसको 3 या 4 पार्ट्स में करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स बना के समझोगे तो समझ आ जाएगी, राइट? तो एक बार इसको रीड करते हैं, सर। अभी लिखना मत। यही डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है, देखो। ठीक है सर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन when she spends her given money income on the purchase of one or more commodities in such a way that she gets maximum satisfaction and has no desire to change this level of consumption।
गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, मतलब अभी जो प्राइजेस हैं उन प्राइजेस के रहते हुए। देखो वही डेफिनेशन है बिल्कुल, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ ये गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। ये एक्चुअली में भी तुम लिखो ना लिखो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, बट लिखा है तो लिख देना। तो कोई भी नई चीज नहीं है यहाँ पर, है ना। तो बस अब कहने को 3 लाइन की डेफिनेशन है, बट वो बात छोटी सी ही है। ओके, तो हमको हर चीज पार्ट्स में याद करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी किसी चीज के साथ रट्टा मारने की। ऑल राइट, ऑल राइट। सर लिखने शुरू कर दिया। Yes, sir. अभी अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, या चलो लिखना है लिख लो, कुछ नहीं होता, चलो लिखो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन, consumer equilibrium is the situation when consumer spends her given money income when consumer spends her given money income on purchase of one or more commodities in such a way that she gets maximum satisfaction and has no desire to change the level of consumption given the price of commodities, हाँ हर्षित, गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब उस टाइम पे जो प्राइजेस हैं वो, गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्राइजेस हैं उन पर कंज्यूमर अपना खर्चा इस तरह से कर रहा है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ओके, ओके गिवन से पहले कॉमा जरूर लगा लेना, ठीक है। और हाँ अर्पिता बोलो। ठीक है, लिख रहे हैं हम। कुछ आपकी आवाज नहीं आई मुझे, अर्पिता आप ही बोल रहे थे ना। हाँ, मैं पूछ रही हूँ इसमें शी क्यों लिख रहे हैं हम? हाँ ये शी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर जगह ही लिख लिख के तंग नहीं हो जाते। मैं इसी के ऊपर देखो ये पेन रख के बैठा हुआ था, हमेशा क्या लिख देते हैं कंज्यूमर ही हिज ही, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे शी लिखा था, बिकॉज गर्ल इज एज मच अ कंज्यूमर एज अ बॉय, राइट। सो Quality. एग्जैक्टली, सो नहीं मतलब ठीक है ना, हर जगह पे ऐसे क्यों करना है, हर जगह ही क्यों लिखना है। फेमिनिज्म। हाँ, या तो तुम इट लिख लो, बिकॉज कंज्यूमर हैज नो जेंडर, है ना, अनटिल स्पेसिफाइड। और सर ये कॉमा क्यों जरूरी था? कॉमा तो इसलिए होता है ना इंग्लिश के अंदर, हम क्यों यूज करते हैं, ताकि वो सेंटेंस सेपरेट हो जाए, राइट। कि भाई अदरवाइज वो देखो कितना बड़ा सेंटेंस हो गया, तो उसके अंदर समझ नहीं आता कि ये किसके साथ दिया हुआ है। ओके, तो कॉमा एग्जाम में के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में कौन देख रहा है कॉमा ठीक है, तो बस ऐसे ही। ऑल राइट, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, तो अब जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना गाइस, तो हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने के 2 तरीके हैं, और दोनों ही तरीके पढ़ने हैं। एक अभी देखो डेफिनेशन हमने क्या लिखी, हमने कहा कि कंज्यूमर स्पेंड्स इट्स इनकम ऑन वन और मोर गुड्स, हमने क्या लिखा, ऑन जनरल वन और और, पार्शियल। ठीक है। नहीं नहीं उत्कर्ष, जैसे हमने लिखा ना वन और मोर गुड्स अभी, है ना, तो हमारे पास जो 2 केसेस है ना वो ये है उत्कर्ष कि भाई एक वो केस व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स
its entire income on purchase of one good, its entire income on purchase of one good. और दूसरा केस है हमारा when consumer spends its entire income on purchase of two goods. सर एक बार फिर से प्लीज रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू आ रहा था, कुछ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल। हमने कहा कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम दो तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। एक हम वो केस पढ़ेंगे जब कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम एक कमोडिटी पर खर्च कर देता है तो उसको खरीदने में, और दूसरा केस हम पढ़ेंगे जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम दो कमोडिटीज को खर्च करने में स्पेंड कर देता है, खर्च करने में लगा देता है। राइट? ओके उत्कर्ष, ओके दीक्षा, अदिति, अर्पिता, विधि, तान्या, यस हर्षित, सर ये विशाली, एक कार्डिनल हाँ यूटिलिटी सर, चल रहा है। ये हाँ ये सब कुछ कार्डिनल चल रहा है। ऑर्डिनल से पहले तो मैं स्टैट्स को शुरू कराने की सोच रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कराने के हिसाब से। राइट, फॉर सम चेंज। ये सब कुछ क्या चल रहा है हमारा? कार्डिनल यूटिलिटी ही चल रहा है। जब ऑर्डिनल आएगा तुम्हें पता लग जाएगा। ओके, कितना लंबा है ये? ये हमारा अगर आज मैंने वन कमोडिटी करा दिया और अगली क्लास में ये दूसरा वाला केस करा दिया तो बस खत्म हो जाएगा। मतलब अब ये जो कार्डिनल है वो सिर्फ इतना ही रह गया, ये दोनों केसेस करने हैं हमको। आज की क्लास में फर्स्ट केस एंड अगली क्लास में सेकंड केस। ओके सर। सर स्टार्टिंग एंड टेस्टिंग में न्यूमेरिकल्स होंगे ना? अभी देखो, अभी जो तुम्हारे लोगों के स्कूल में स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हो रहे हैं ना स्टैट्स में, वो तो बहुत बोरिंग है, और बाद में जो है स्टैट्स थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती रहेगी। स्टार्टिंग स्टैट्स की यार बहुत बोरिंग होगी, तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बोरिंग है उसके जो थियरी के चैप्टर्स हैं। ओके, तो बट हम फिर भी ये मान के चलेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो शायद इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। ऑल राइट, so consumer spends its entire income on purchase of one commodity and consumer spends its entire income on purchase of two commodities. अब एक बार दिमाग में ये बात आ सकती है, मुझे लगता है तुषाली के दिमाग में शायद ये बात आई हो क्योंकि उसने स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड नहीं करी, कि भाई ये, और बाकी सब तो मुझे लग रहा है इस बात को मान के चल रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसा कभी होता है क्या कि कंज्यूमर एक कमोडिटी खरीद रहा है सारी इनकम से, या दो कमोडिटी खरीद रहा है? राइट, आई है तुषाली ये बात दिमाग में? हाँ जी सर, हाँ जी तुषाली, आई थी सर। आई ना? तो अब उसका यही मैंने पहले भी बताया था इन सबको कि भाई जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, राइट, तो हमें पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए हम इस तरह से चीजों को करते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम इतनी सारी जो एजम्पशंस लेकर चलते हैं, कितनी ही एजम्पशंस उसमें से ठीक होती है? नहीं। इट्स जस्ट दैट डीएमयू के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हमने एज्यूम करा ना कि भाई जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट और हैबिट चेंज नहीं होंगे, बट एक्चुअली में तो हो सकते हैं ना। राइट, इसी तरह से अभी अगर हम ये मान के चले कि अपनी इनकम को कोई 3 गुड्स पे, 4 गुड्स पे, 5 गुड्स पे, 10 गुड्स पे, 100 गुड्स पे, अलग अलग चीज है हर किसी की। कोई अपनी इनकम से 10 चीजें खरीद रहा होगा तो कोई इनकम से 100 चीजें खरीद रहा होगा, कोई 500 चीजें खरीद रहा होगा। राइट, तो इस तरह तो हम कंसेप्ट पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हमने सीधा दो चीजें बना दी, एक या एक से ज्यादा। अगर एक हुआ तो हमारा ये वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, और एक से ज्यादा के लिए ये वाला एप्लीकेबल होगा। एंड क्योंकि हम बहुत सारी चीजें नहीं करना चाहते इसलिए हमने 2 ले लिया। ऑल राइट तुषाली? ओके सर। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है क्या? व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स इट्स एंटायर इनकम ऑन परचेज ऑफ वन गुड। ऑल राइट, यस सर। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। ये हेडिंग डाल, ये मतलब बनाने थे जो आपने अभी अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अब पेन्स को रख दो एकदम बिल्कुल सारे अपने, ठीक है? तो अब जब हम कंज्यूमर की इनकम की बात करते हैं कि भाई कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम किसी एक गुड के ऊपर खर्च कर रहा है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक नई टर्म समझाना चाहूंगा यहाँ पर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये एक नई टर्म है जिसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा।
अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? तो देखो सिंपल वर्ड्स में, और एक्चुअली में भी मतलब इसकी डेफिनेशन हम बना देंगे, बट सिंपल वर्ड्स में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है 1 रुपए से तुम कितना सामान खरीद सकते हो, राइट? और वो सामान की सेटिस्फैक्शन इन एनी केस यूटिल्स में ही होगी। तो मतलब मान लो 1 रुपए से तुम 1 लीटर मिल्क लेते हो, राइट? तुम 1 रुपए से क्या लेते हो? 1 लीटर मिल्क, और उस 1 लीटर मिल्क से तुमको मिलती है 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, राइट? 1 रुपए से तुम लेते हो 1 लीटर मिल्क, एंड 1 लीटर मिल्क से तुम्हें मिलती है 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो गई 4 यूटिल्स, राइट? इतनी बात समझ में आई? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, यस सर। राइट? सो हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड, ठीक है, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय स्पेंडिंग ₹1 ऑन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जो गुड्स तुम खरीदते हो, राइट? हर किसी की बास्केट अलग होती है, ठीक है? मैं अपनी इनकम्स को जहां पे खर्च करता हूँ वो एक बास्केट है, तुम अपनी इनकम को जहां खर्च करते हो वो तुम्हारी बास्केट है, राइट? सो 1 रुपए खर्च करके तुम्हें अपनी बास्केट से कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है? दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इतनी बात समझ में आई? बताओ बताओ। हाँ जी सर। ओके, चलो। सो हम कहते हैं कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, ठीक है, इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं? हम केस कर रहे हैं सिंगल कमोडिटी का। हम किसका केस कर रहे हैं? सिंगल कमोडिटी। बहुत बार एग्जाम्स में 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी समझाने को, राइट? सो सिंगल कमोडिटी के अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी? किस कंडीशन पर हम कहेंगे कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ गया? ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एक्स और प्राइस ऑफ एक्स, क्या इन दोनों चीजों को तुम कंपेयर कर सकते हो? आंसर दो इसका। नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते भाई इनको कंपेयर तुम? सर वो यूटिल्स में है, वो रुपीज में है। अरे वाह, आज हर्षित है पूरी फॉर्म में, यूटिल्स और रुपीज में होंगे ये, ठीक है? तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि भाई ये यूटिल्स में है और ये किस में है? रुपीज में है। सबको इतनी बात समझ में आई? मार्जिनल यूटिलिटी जो तुम्हें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिली एक्स की एक यूनिट से, उसको तो तुम प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते भाई। क्यों? क्योंकि वो यूटिल्स में है और वो रुपीज में है। ऑल राइट, अब भाई किस तरह से पता लगाएं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई? हमें तो लगा था कि भाई देख लेंगे हमें कितने रुपए में कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, उस हिसाब से देख लेंगे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज सेटिस्फैक्शन देखी जाती है यूटिल्स में और प्राइस देखा जाता है रुपीज में, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऑल राइट, इतनी बात समझ में आई? दीक्षा, उत्कर्ष, अदिति? सर जरूरी है कि प्राइस पर ही लेना है, मतलब किसी और चीज पर नहीं ले अभी सकते? अभी हम आ रहे हैं उस चीज पे आ रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई? दीक्षा, उत्कर्ष, अदिति, अर्पिता, तान्या, यस सर। विधि? ओके, तो हमने कहा कि भाई अब एक बात सोचो, ठीक है? अगेन ये पेन्स वगैरह मत चलाना, सिर्फ बातें सुननी है अभी तुम्हें। अब एक बात सोचो कि भाई बचपन से हमको ये यूटिल्स वूटिल्स तो किसी ने नहीं पढ़ाया ना, है ना? सामान खरीदते आ रहे हैं हम, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन को मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में। क्यों हर्षित, सही नहीं कह रहे? हम अपने दिमाग में हमेशा क्या कैसे सामान खरीदते हैं कि यार इसकी 10 रुपए की वर्थ है क्या, है ना? इसकी 100 रुपए की वर्थ है क्या? हाँ। तो कहीं ना कहीं तुम सेटिस्फैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो अपने दिमाग में?
बताओ, अपने दिमाग में तो तुम सेटिस्फैक्शन को मनी में कन्वर्ट कर रहे हो ना कहीं ना कहीं। उत्कर्ष, सही बात है या नहीं? ये उत्कर्ष दीक्षा कहीं चले जाते हो क्या क्लास लगा के तुम? हाँ सर। हाँ, मैंने कहा कहीं चले जाते हो क्लास लगा के, कह रहे हो हाँ सर। अरे तो बताओ मेरे को, अरे साथ साथ देखो, बोलते रहो, ऐसे नहीं बोलोगे मैं बंद कर रहा हूँ ये क्लास। ठीक है, इसके अंदर मेरे को मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा दूंगा, फॉर्मूला लिखवा के फिर क्या फायदा होगा? राइट, तो खुद सोचो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमें नहीं पता था बचपन से लेकर अब तक कि भाई कोई सेटिस्फैक्शन यूटिल्स में भी आती है, और क्लास 11th क्लास खत्म हो जाने के बाद तुम आगे भी कभी, और आज की क्लास के बाद भी तुम कोई भी चीज यूटिल्स में नहीं नापोगे। राइट, हम अपने दिमाग में अपने परचेज डिसीजन क्या सोच के लेते हैं? हम ये सोच के लेते हैं इस चीज की 100 रुपए की वर्थ है या नहीं, इस चीज की 1000 रुपए की वर्थ है या नहीं। राइट तुषाली? Yes, sir. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम अपने दिमाग में क्या करते हो, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, you convert that satisfaction into money। यही करते हो तुम? सर पर इस चीज के साथ भी तो और बहुत फैक्टर्स होते हैं। हाँ ऑब्वियसली, बट अभी हम इस यूनिट के अंदर सिर्फ और सेटिस्फैक्शन मनी इसी की बात कर रहे हैं ना अर्पिता। राइट, तो हमारे लिए तो तुम देखो ना, हमने स्टार्टिंग से देखो क्वालिटी वगैरह सारी चीजें किस में आ गई, सेटिस्फैक्शन में आ गई, और उसके अलावा जिस चीज को देकर सब चीज मिलती है वो है मनी। सारे के सारे सेटिस्फैक्शन यूज में भी तो हो सकती है। सेटिस्फैक्शन, यूज, बेनिफिट, राइट, यही सब चीज हो गई ना, कि हम कितना, देखो किसी के लिए ज्यादा मैटर करता है क्या, प्राइस। ठीक है, उसकी किसी के लिए ज्यादा मैटर करता है उसकी क्वालिटी। राइट, किसी के लिए ज्यादा मैटर करता है कि कितने टाइम तक वो उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें हम किस में लेके चल रहे हैं, सेटिस्फैक्शन में लेकर चल रहे हैं। इन सबका एग्रीगेट बना के हमने कहा क्या वर्ड है, सेटिस्फैक्शन। ऑलराइट, हम शुरू से सेटिस्फैक्शन वर्ड को इसी तरह यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो अब कंफ्यूज नहीं होना, सेटिस्फैक्शन में सब कुछ आ जाता है। राइट, हर कंज्यूमर के लिए सेटिस्फैक्शन का अलग मतलब होगा, मतलब हम है ये ना? फैक्टर्स को कॉन्स्टेंटली लेके चल रहे हैं ना, अभी जैसे वो प्राइस वाले में लिया था हमने। हाँ अर्पिता, थोड़ा सा तेज बोलो अर्पिता। मैं कह रही हूँ कि हाँ मतलब हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। हाँ, कांस्टेंट भी नहीं लेके चल रहे। देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये टॉपिक? क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है? नहीं, टॉपिक क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। राइट, तो हर कंज्यूमर के लिए सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन अलग होती है ना? किसी के लिए कुछ होती है, किसी के लिए कुछ होती है, तो हम इसलिए जनरली वर्ड सेटिस्फैक्शन लेकर चल रहे हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ वर्ड सेटिस्फैक्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसी वजह से हम सेटिस्फैक्शन वर्ड की कोई भी डेफिनेशन नहीं लिख रहे। ओके अर्पिता? ओके उत्कर्ष? यस सर। ओके, तो हमें तो शाली ने बताया कि भाई सेटिस्फैक्शन को हम अपने दिमाग में बचपन से मनी में कन्वर्ट करते आ रहे हैं। राइट, तो अभी भी हम कोई नई चीज नहीं करने वाले। हमें पता है कि भाई अभी ये हमारी सेटिस्फैक्शन यूटिल्स में है, मैं प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकता। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कन्वर्ट MUX जो यूटिल्स में है इनटू MUX रुपीज। कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। तो अब मेरे को तान्या बताएगी। तान्या, अगर मैंने एक बार मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स से मिल रही है उसको यूटिल्स में ना करके रुपीज में बना दिया, किस तरह बनाया वो मैं अभी बता दूंगा। अगर मैंने एक बार रुपीज में बना दिया तो क्या अब मैं इसको और प्राइस को कंपेयर कर सकता हूं? बताओ। सर एक बार दोबारा बोला, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, मैंने ये बोला कि भाई जिस तरह मैं बचपन से सारी सेटिस्फैक्शन को अपने दिमाग के अंदर ही अंदर मनी में कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर उसी तरह से मैंने ये मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स से मिली उतने यूटिल सेटिस्फैक्शन को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या उसके बाद मैं इसको प्राइस के साथ कंपेयर कर सकता हूं? हाँ सर। सॉरी। उसके बाद मैं इसको प्राइस से कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज दोनों चीजें किस में आ जाएंगी, रुपीज में आ जाएगी।
ऑल राइट। तो इस बात को मिला के मेरे को अपनी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल गई। वो क्या है कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा व्हेन marginal utility of the product in terms of money is equals to the price of the product तब कंज्यूमर क्या कहलाता है? कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। सर ये लिखना है? ऑल राइट, नहीं अभी नहीं लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ सुनना। मैं लिखवाऊंगा ये सब, ठीक है? ये आज की क्लास में जो भी हो रहा है मैं लिखवाऊंगा। आज की क्लास अगर बड़ी लगती हुई ना मेरे को तो आज ना लिखवाऊं चाहे, बट ये सब लिखवाऊंगा। ओके ओके सर। ओके, तो अभी सिर्फ सारा ध्यान सुनने पर, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताने पर, उस पे लगाना है। ओके, अदरवाइज पता है एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, इन सबको रट्टा मार रहे होगे, और अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो रट्टा काम नहीं करेगा। ओके, तो हमने कहा कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब कहलाएगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो कि ऑब्वियसली किसमें होता है? मनी में ही होता है। अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के इक्वल आ गया तो हमें पता लग गया जो बचपन से दिमाग में चल रहा था, राइट? कि भाई अगर कोई शर्ट खरीदने गए, 2000 की वो शर्ट है, हमने वो शर्ट खरीद ली बिकॉज हमें लगा कि इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी इट इज वर्दी इनफ ऑफ स्पेंडिंग ₹2000। यही आती है ना बात दिमाग में कि भाई हाँ ये शर्ट इस लायक है कि मैं इस पे 2000 रुपए खर्च सकता हूं, राइट? तो इसका मतलब कि मैंने अपने दिमाग के अंदर ही अंदर जो यूटिल्स में होती है सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मेरे को यूटिल्स किसी ने बताया ही नहीं, तो मैंने अपने दिमाग में कोई एक फॉर्मूला लगाया था, ठीक है? वो फॉर्मूले से मैंने क्या करा कि भाई इस यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, और उसको मैंने उसके प्राइस से कंपेयर कर दिया, जो प्राइस मेरे को सामने सेलर ने दिया है, जो मैं डिसाइड नहीं कर रहा, ठीक है? वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, इट इज ऑलरेडी गिवन। हर्षित समझ में आया? गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। हाँ जी सर। ठीक है ना? प्राइस तुम, ये जो चीज है ये तुम डिसाइड कर सकते हो, बट ये जो चीज है ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते, इट इज गिवन टू यू। ऑल राइट, ओके। तो अब क्वेश्चन आता है क्या कि भाई MUX यूटिल से MUX रुपीज पर जाते कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या? एक मिनट, सॉरी, तो MUX in terms of rupees is equals to MUX utils divided by MUM, राइट? इसलिए पढ़ाया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट? तो किसी भी प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ उसकी सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर हमें निकालनी है तो व्हाट वी डू MUX यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUM, मतलब जो हमें उसकी एक एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलती है वो डिवाइडेड बाय जो ₹1 खर्च करके हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है वो, उससे हमारे पास जो MUX है वो किसमें आ जाएगा? इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ऑल राइट, बताओ बताओ बताओ, समझ में आई इतनी बात? यस सर। सबको समझ में आई? मेरे को सबका यस सुनना है। सर एक बारी क्या हर्षित? ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बता दो सर, ये शॉर्ट में बता दो, समझ नहीं है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ₹1 खर्च करके कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, राइट? एक कंज्यूमर को ₹1 खर्च करके कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ऊपर भी MUM न्यूमरेटर में भी यूटिल्स, डिनोमिनेटर में भी यूटिल्स। बी यूटिल्स, बट जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी इन रुपीज।
बिकॉज Yes. MUM इज 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। वो क्या है? 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। और उसको जब हम डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड कर देते, मतलब उसको हम MUX को हम जब डिवाइड कर देते हैं 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज। Okay, sir. ओके, MUM हमें मिली भी होती है या हमें फाइंड आउट करनी होती है? हमें नहीं कुछ फाइंड आउट करना होता है इसमें। MUM अभी मैं बताऊंगा वैसे आगे। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया होता, वी जस्ट एज्यूम MUM टू बी ₹1 itself, सॉरी 1 यूटिल्स इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हमें कुछ भी ना दिया हुआ हो एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, तो हम MUM को क्या लेते हैं? हम MUM को ले लेते हैं 1। कभी कभी एग्जाम में MUM हमें देते ही नहीं है, राइट? तो हम सिंपली उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं? 1। और अगर 1 एज्यूम कर लेते हैं तो इन दोनों में कोई फर्क रह ही नहीं जाता। MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज और MUX यूटिल्स सेम ही हो जाते हैं। ठीक है उत्कर्ष? यस। ओके, अच्छा सब बताओ मेरे को, स्टार्टिंग से चलो अल्फाबेटिकली शुरू हो जाओ। सबसे पहले आते हैं कौन? अदिति। अदिति समझ आया? अर्पिता, यस सर। दीक्षा, हर्षित, हाँ जी सर। तान्या, तुशाली, उत्कर्ष, विधि। यस। सबका नाम ले लिया ना मैंने? ले लिया होगा। हाँ, और इन सब के अंदर हमारी कुछ एजम्पशंस है जो हम लेके चल रहे हैं। अच्छा टेंशन मत लेना कि क्लास बड़ी हो जाएगी, हो जाएगा, ठीक है? तो अगर कुछ रह गया तो मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा। अभी हमें सिर्फ समझने पे ध्यान दो, साथ साथ कुछ मत लिखना अभी। एक एजम्पशन जो हमारी सिंपली हम इसके अंदर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि देखो हम सारी चीजें मार्जिनल यूटिलिटी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक तो क्या है? लॉ ऑफ DMU इज एप्लीकेबल। सॉरी, ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए और कुछ होना हो, मैं बीमार जरूर हो जाऊंगा। हाँ, तो इस मतलब इसका रीजन ये है कि अब ये क्लास के अंदर ना डिस्टरबेंस ज्यादा ना है, इसलिए फैन ऑफ करके सिर्फ AC चलाना होता है, और मेरे से AC टॉलरेट होता नहीं है। तो अब हमने कहा लॉ ऑफ DMU इज एप्लीकेबल, तो सबसे पहले एजम्पशन हमने यही लिया। देखो ये इट गोज विदाउट सेइंग, इसमें कोई ऐसी खास बताने वाली चीज थी नहीं, अब ये लिखने के लिए एजम्पशन बनाई हुई है। हम जब सारे कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी से कर रहे हैं, और कोई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो एक बेसिक लॉ है ना, राइट? है ना? तो लॉ ऑफ DMU ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो सबसे पहली बात, जितनी भी एजम्पशंस हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में करी थी, वो सारी की सारी एजम्पशंस यहाँ पर भी ट्रू हैं। हाँ, यहाँ लिखनी नहीं है तुम्हें वो सारी, ठीक है? ओके, यस और नो? इसकी सारी एजम्पशंस ऐसी सी हैं, ठीक है? तो तुम देखना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये आज की क्लास में बीच में बात हुई थी, ये कौन सी यूटिलिटी की बात हो रही है? कार्डिनल या ऑर्डिनल? Pardon. अगर कोई चीज हम कार्डिनल यूटिलिटी के टॉपिक के अंदर कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि कार्डिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, है ना? सर पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है। प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली हमारे लिए एज अ कॉमन पर्सन नहीं है, बट जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो लोग हमारे परचेज बिहेवियर के बेसिस पे ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं विद द यूज ऑफ हाईटेक कंप्यूटर्स, राइट? तो एक्चुअली में जितनी भी स्टडी होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, और परचेजिंग बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन अगेन द एज, जेंडर एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो इन सब के बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं, एंड दे आर एबल टू गेट फेयरली गुड आइडिया ऑफ दिस ऑल दिस, राइट? कि जो भी हम बातें कर रहे हैं, बट हमें समझाने के लिए ये चीजें इतनी सिंपल बनाई हुई हैं। एंड डेफिनेटली अभी भी, आज तक भी, अब मैं भी हूं, मैं कोई यूटिल्स में तो नहीं कर सकता, ठीक है? मैं मेरे से कोई पूछ ले कि भाई ये जो लैपटॉप है तुम्हारे आगे, इसकी कितनी यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं बोल दूंगा भाई माफ कर दो, ठीक है ना? तो ये सिर्फ हमें समझने के लिए, चीजों को आसान तरीके से बताने के लिए कि किस तरह से इकोनॉमिक्स होती है, हम ये सब पढ़ रहे हैं, राइट? ओके अर्पिता? यस सर। ओके, तो सेकंड एजम्पशन हमारी अगेन बहुत ही बेकार सी है, वो ये कि भाई कार्डिनल यूटिलिटी यहाँ पर यूज हो रही है, कार्डिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल, कह लो। सर पर ये मतलब कार्डिनल यूटिलिटी के ही तो
उसमें है तो Exact. ऑब्वियसली ये तो हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि एकदम बकवास है, राइट। तो बट बुक के अंदर लिखी हुई है, समझाई हुई है, तो हमको भी लिखनी है। तो मतलब ऑब्वियसली जो हम कार्डिनल यूटिलिटी में कर रहे हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी तो एप्लीकेबल होगी। अगर हम डीएमयू को पढ़ चुके हैं तो डीएमयू तो एप्लीकेबल हो गई, राइट। ओके। अच्छा, जब फर्स्ट क्लास थी तो शाली, जो हम आपकी फर्स्ट क्लास थी मेरे साथ अभी कंज्यूमर बिहेवियर वाली, मैंने उसी क्लास में बताया था ना कि कंज्यूमर क्या रैशनल है या नहीं है। क्या बोला था मैंने कि इस पूरी यूनिट में हम क्या मान के चलेंगे, कंज्यूमर इज irrational, क्या, rational, रैशनल। हाँ, मेरे को लगा कह रहे हो इरैशनल। सबको याद है मैंने कंज्यूमर बिहेवियर की पहली क्लास में ही बोला था कि हम मान के चलेंगे कि भाई कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। यस सर। थर्ड एजम्पशन इसकी यही है, कंज्यूमर इज रैशनल। मजाक हो रहा है सर ये तो। ठीक है। और जो फोर्थ एजम्पशन है ना, सिर्फ वो एक लिखने वाली एजम्पशन है, वो ये कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब, जिस तरह से हमने लॉ ऑफ डीएमयू में कहा था ना कि भाई जब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उस प्रोसेस के बीच में हैबिट चेंज नहीं होगी, कंज्यूमर की टेस्ट चेंज नहीं होंगे, अदरवाइज तो हमारी सारी कैलकुलेशंस ही बिगड़ जाएगी। उसी तरह से जब हम एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस पूरे टाइम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम रहेगी। अगर स्टार्टिंग में वो 10 यूटिल है तो एंड तक 10 यूटिल रहेगी। अगर स्टार्टिंग में 1 यूटिल है तो एंड तक 1 यूटिल ही रहेगी। ऐसे कैसे सर? नहीं, मतलब स्टार्टिंग से एंड में, मतलब लाइफ की बात नहीं हो रही है, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई कंज्यूमर ने 1 प्रोडक्ट लिया, 2 प्रोडक्ट लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, तो हम ये मान के चलते हैं ना कि उसकी कंजम्पशन के अंदर गैप नहीं है, राइट। हाँ बट और तो हाँ, किया है क्या चीज, सर, मतलब जैसे एक प्रोडक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ये एक्स वाली एमयू एक्स फॉल होता है, राइट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, एमयू एम की। 1 रुपए से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगी। हाँ, ये रिलेटेबल लग रहा होगा तुम्हें। हाँ जी, हाँ जी। 1 रुपए से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके। बाजार में जब तुम 1 यूनिट, इससे और देखो, दुकानदार को फर्क नहीं पड़ता तुमने 1 यूनिट ली है या 6 यूनिट ली है, 1 रुपए में तुम्हें जो जितनी टॉफी पहले मिल रही थी उतनी ही टॉफी अब मिलेगी, राइट। when you were about to consume 1 unit and when you are done by consuming 6 units, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो 1 रुपए में पहले भी 1 टॉफी दे रहा था, अब 6 टॉफी खाने के बाद भी वो तुम्हें 1 रुपए में 1 ही टॉफी देगा। तो इसका मतलब 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो हर्षित है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, इतनी बात समझ में आई, बताओ। हाँ जी सर। अच्छे से सारे बताओ। देखो ये, मतलब पर्सनली मेरा ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज मुझे इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। लाइक इसके अंदर इतना कुछ है, तरीके से हम बात कर सकते हैं चीजों के लिए, और चाहे तो ये जो मैंने अभी लिखा राइट साइड पे तुम्हारी स्क्रीन के और लेफ्ट साइड पे, इसको लिखवा के और मैं अब तक डिक्टेट करा के भी खत्म कर चुका होता था। बट आई गेस नाउ यू कैन इमेजिन, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि भाई तुम कितना इमेजिन कर सकते हो अपने दिमाग में। तो अब तुम्हें पता लग रहा है कि क्या चीजें कैसे होंगी, एटलीस्ट कुछ हद तक पता लग पा रहा है, राइट। तो सबको समझ में आई इतनी बात अच्छे से। हाँ जी सर। ओके, तो अब हेडिंग डालो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो तुमने एक फ्लो चार्ट बना लो पहले, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और एक तरफ लिख लो इन केस ऑफ when consumer spends its entire income on purchase of single commodity, दूसरी तरफ लिख लो when consumer spends its entire income on purchase of 2 commodities. All right. सर पर ये 2 और मोर नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने बताया था ना 2 और मोर के अंदर रूल एक ही एप्लीकेबल होगा, तो हम 2 लेकर चलेंगे, अच्छा। राइट। क्योंकि हम अगर अदरवाइज तो हम करते ही रहेंगे, तो जब वो होगा तो मैं समझाऊंगा। तो वो 2 इसलिए लिए ताकि हम इजीली अपनी नोटबुक के अंदर वो चीज कर पाए। ओके सर। ओके। तो लिख लिया, फ्लो चार्ट बना लिया।
अब हेडिंग डालो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। डाली हेडिंग? सर कमोडिटी की जगह गुड नहीं लिख सकते? अच्छा लगता है कमोडिटी, कमोडिटी लिखो। इतना बड़ा है ये और कमोडिटी। कुछ नहीं होता, कमोडिटी लिखो। मैं लिख सकता हूँ गुड। अब इसके अंदर डेफिनेशन लिखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। देखो जो डेफिनेशन हमने लिखी थी ऊपर, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है, बस एक डिफरेंस होगा यहाँ पे। बताओ, हर्षित ऐसे आंसर सही दे देता है। तो हर्षित क्या डिफरेंस होगा बस ऊपर वाली डेफिनेशन में और जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? सर ऊपर लिखा हुआ है वन और मोर कमोडिटीज, इसमें सिर्फ वन कमोडिटी आएगा। बस यही है, राइट। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, इट इज अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स इट्स मनी इनकम ऑन परचेज ऑफ वन कमोडिटी, consumer spends its entire income on purchase of one commodity in such a way, फिर आगे से अब लिख ही सकते हो, राइट। तो उसको लिखो। बताना मुझे जब लिख लो, ठीक है। सर सिर्फ प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आंसर में अगर कहीं सेटिस्फेक्शन लिखा है वहां यूटिलिटी लिख दो तो गलत होएगा? देखो, यूटिलिटी कहीं पर भी लिखा गलत नहीं होगा। अब बाकी मैं बता सकता हूँ एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही, अगर तुम बोलो कि भाई मैं यहाँ पर यूटिलिटी लिख सकता हूँ या नहीं। सर जैसे जैसे हाँ, आंसर सच अ वे दैट शी गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैं लिख दूं मैक्सिमम यूटिलिटी। हाँ प्रेजेंटेशन सही है, सही है, सही है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है, राइट। सो दोनों बिल्कुल सही है। ओके, सर तो सिंगल कमोडिटी की बात क्या था? डेफिनेशन लिखनी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, लिखी? हाँ उसमें सिंगल कमोडिटी की बात, वो मतलब वो लिखना था ना कि वो सेटिस्फाइड हो और चेंज ना करे। बाकी हाँ, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है जैसी हमने ऊपर लिखी, such that it gets maximum satisfaction and has no desire to change the level of consumption given the price of commodities। ये मेरी आवाज आप लोगों को भी रिपीट सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी सर। हाँ सर। ये डिस्टरबेंस पता नहीं क्यों हो रही है, अब बंद हो गई। ओके, किसी ने दो फोन्स पे चलाया हुआ है या दो डिवाइसेस पे चलाया हुआ है? आई गेस आप में से किसी ने दो डिवाइसेस पे चलाया हुआ होगा, ये तभी ऐसा हो रहा होगा। तो चलो अब लिखो, utility approach considers following assumptions, utility approach considers following assumptions to explain consumers equilibrium, to explain consumers equilibrium, यूटिलिटी अप्रोच कंसीडर्स, following assumptions एक सेकंड, assumption to explain consumers equilibrium, Exemptions to explain consumers equilibrium। सर अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी अलग अलग है। नहीं नहीं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम।
और वो कंज्यूमर वाले में हम जनरली बात करते हैं। हाँ, ये एक जगह पे जहाँ पे नहीं, जहाँ मैंने कंज्यूमर लिख दिया वहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगा लो। अगेन ये सही है, ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां मुझे बताते रहा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती पता लगने के बाद। ये यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए ना। ओके, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर मतलब एक ही कंज्यूमर है, उसका इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। ओके, तो assumptions में लिख लो। सबसे पहले फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल। Law of diminishing marginal utility is applicable. Second, consumer is a rational human being. Consumer is a rational human being who attempts to maximize its satisfaction, who attempts to maximize its satisfaction from the given money सर आप income. बहुत तेज बोल रहे हो। Okay, consumer is a rational human being who attempts to maximize its satisfaction, who attempts to maximize its satisfaction from the given money income. Third, cardinal utility approach is applicable. Cardinal utility approach is applicable. That is, अब जैसे हर्षित यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट, इस पॉइंट में सामने देखो, हाँ जी सर। है ना, यहाँ तुम सेटिस्फैक्शन लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है, देखो यूटिलिटी की जगह सेटिस्फैक्शन यूज करना फिर भी अवॉइड करो, बट सेटिस्फैक्शन की जगह पर तुम यूटिलिटी मोस्टली हर जगह लिख सकते हो। समझ ही गए होगे क्यों, क्योंकि यूटिलिटी इकोनॉमिक्स वाला वर्ड है, हाँ तो जी। उसको यूज करने से तो टीचर्स मार्क्स नहीं काटेंगे जल्दी से, बट हाँ उसकी जगह तुमने सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज कर लिया था तो वो कट कर सकते हैं, राइट। सो यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ, तो ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज एप्लीकेबल, दैट इज utility from the consumption of a product, utility from the consumption of a commodity लिख सकते हो, can be measured in terms of utils, can be measured in terms of utils. Can be measured in terms of utils. Fourth, marginal utility of money, marginal utility of money remains constant. Marginal utility of money remains constant. अब उसके नीचे लिखो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, साथ साथ रीड भी कर लेते हैं, मतलब वही चीज लिखी हुई है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखो कंज्यूमर, कंज्यूमर कॉमा when consumes a single commodity, consumer comma when consumes a single commodity, say good X, say good X will be at equilibrium
will be at equilibrium when marginal utility of the commodity in terms of money is equal to the price of the commodity. When marginal utility of commodity in terms of money is equals to the price of the commodity. फिर उसके नीचे ऐसे लिख लो, that is MUX, इसी तरह से लिख लो MUX in terms of rupees is equals to price, which is obviously in rupees, where MUX rupees is equals to MUX utils divided by MUM utils. समझ में आया इतना? हाँ जी सर। अच्छे से? हाँ जी सर। ठीक है, अब आप लोगों का जो एक होमवर्क है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस कोई जो आगे नीचे एग्जांपल आप देख रहे हो, ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि ये जो इसके बाद का पार्ट है ना सारा इस पीडीएफ का, इसको एक बार रीड करना है और मेरे को अगली क्लास में स्टार्टिंग में समझाना है। ठीक है, बहुत इजी है। अगर अभी तक का समझ में आ गया, जो आज पढ़ा है अगर अच्छे से समझ में आ गया, तो आगे का जो मैंने बोला है पढ़ के समझाने में उसमें तुम्हें कोई टाइम नहीं लगेगा। ऑल राइट, इसी बहाने जब तुम उससे होगा क्या, अगर तुम्हें मेरे को आगे वाला पार्ट पढ़ के समझाना है, उसके लिए तुम्हें अभी जो मैंने आज कराया वो एक बार पढ़ के रिवाइज करना पड़ेगा। राइट, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा और उसको तुम देख भी पाओगे कि यहाँ किस तरह वो अप्लाई हो रहा है, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में उसको मैं समझाऊंगा। ऑल राइट, हाँ हाँ अर्पिता, जो ये फॉर्मूला है उसमें आरएचएस में जो ऊपर वाला MUX है वो मतलब गुड एक्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिली है वो है ना, और जो नीचे वाला है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। हाँ राइट, ओके, यस सर। हाँ तो ये काम आप लोगों का घर से करने का है, ये जो आपको करना है, ठीक है, सब करेंगे। दीक्षा, उत्कर्ष, अदिति, अर्पिता, विधि, तान्या, हर्षित, कौन रह गया, I'm blessed. तुशाली, हो गए सब। हाँ ओके, सो हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मजा आया आज की क्लास में समझ के इसको इस तरह से जिस तरह हमने किया? ठीक है, Yes. क्या कहते हो? देखो भूलने के चांसेस तो हमेशा ही होते हैं हम लोगों के, तो जिस तरह हमने अभी किया तो मैं नहीं लगता कम चांसेस हैं भूलने के, चांसेस तो होंगे ही हमेशा। बताओ बताओ बताओ, याद रहेगा अच्छे से? यस सर। बाकी सबको नहीं रहेगा, सिर्फ अर्पिता को रहेगा? हर्षित, उत्कर्ष? हाँ जी सर। उत्कर्ष याद रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। दीक्षा, अदिति, सब बताओ, याद रहेगा? Right. दीक्षा का यस ऐसा है कि बस गलती से मेरे को थोड़ा सा सुनाई दे गया, बस मतलब बिल्कुल जरा सा। हाँ तो दीक्षा थोड़ा सा वो लाओ, मतलब एकदम जोश के साथ क्लास में बैठना है, राइट? तो जिस एनर्जी के साथ मैं पढ़ाने के लिए बैठता हूँ तो मैं उसी एनर्जी, वही एनर्जी वाली वाइब्स आनी चाहिए तुम लोगों में से। बाय बाय बाय। बाय सर। बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. बाय।
बाय।